हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने सर इमरान अली सर। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? सम्मिश्र संख्याएं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेन और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई मेन में तो खैर एक ही क्वेश्चन मिलेगा और जेईई एडवांस में एक भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं एक चैप्टर से, और एनसीईआरटी में तो आपका है ही है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखना शुरू करो। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। अच्छा, डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी वेयर a comma b belongs to real and I is equal to under root minus 1. Any number of the form of a plus ib where a comma b belongs to real and I is equal to under root minus 1 is known as complex number. Generally, it is denoted by small z. कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली स्मॉल z से डिनोट किया जाता है और a is known as real part of complex number. B is known as imaginary part of complex number. तो कहने का मतलब ये है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो वैसे इन जनरल मैथमेटिक्स में हम लोग थ्योरी पे मतलब हिस्ट्री पे जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ टाइम ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बचपन की बात करें, जब आप थर्ड क्लास सेकंड क्लास में थे तो वहां पर आपने जो है काउंटिंग नंबर देखे, जिसे हम लोग x + 2 = 3 तो आप x = 1, या इतने लोग 4 लोग 10 टॉफीज आपके पास थी, 2 टॉफी और मिल गई तो कितने हो गया, 10 टॉफीज थी तो 4 टॉफीज आपने दे दिया तो कितनी बची। मतलब तब तक जब आप लोअर क्लासेस में थे तो आप रियलिटी सारी चीजें देख रहे थे। उस तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए कि आपके पास इतना था तो इतना आपने दे दिया, इतना था इतना आपने ले लिया तो कितना हो गया, या एक चेयर का रेट इतना है तो 4 चेयर के रेट बताइए। तो ये सब आपका नेचुरल नंबर पे काम होता रहा। लेकिन फिर आप जब क्लास बढ़े तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया x + 4 = 2, इसे सॉल्व करिए। जब पहले आप यहां तक थे तब तक आप नेचुरल नंबर पे काम कर रहे थे, लेकिन जैसे x = -2 हुआ, -2 नेचुरल नंबर नहीं हुआ, तब फिर आपको जो है और नंबर की जरूरत पड़ी। तो नेचुरल नंबर के बाद जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा होल नंबर, फिर इंटीजर्स में फिर आपने कैटेगरी बांटी, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर वगैरह वगैरह। फिर कई बार जब आपको इस तरह की इक्वेशन की जरूरत पड़ी, 2x - 3 = 0, x = 3/2, अब ये इंटीजर भी नहीं रह गया तो आपको फिर रैशनल नंबर डिफाइन करना पड़ा। फिर उसके आगे निकले तो आपको फिर इर्रेशनल नंबर डिफाइन करना पड़ा। 10th तक आप ये सब डिफाइन कर लिए थे। 10th में जब आप थे, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलता था x² + 4 = 0, आप बोल देते थे नो सॉल्यूशन, क्योंकि तब तक 10th तक आपने इसको सॉल्व करने के लिए नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा था। तो इस तरह की इक्वेशन को कई बार हम अगर अपने मैथमेटिक्स की बात करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन कहाँ है आप अब तक तो जान ही चुके होंगे, फिजिक्स में बहुत ज्यादा है और हम कहें कि साइंस में बहुत ज्यादा है। मैथमेटिक्स में तो हम केवल भाई क्या करना, एज ए मैथमेटिशियन हम लोग का काम होता है कि भाई ये सॉल्व कैसे हो रहा है, यूज क्या करना है वो बाकी लोग देख लेते हैं। तो फिर ये कई बार इस तरह की इक्वेशन हम पूरा तैयार किए और पता चला यहाँ आके फंस गए। तो
तब जाकर के इसको सॉल्व करने का यूलर साहब ने तरीका निकाला और एक नया सिस्टम लेना पड़ा जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। तो ये जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, हमारे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब x स्क्वायर इक्वल टू -4 को भी सॉल्व करने का तरीका निकाला गया और जैसे नेचुरल नंबर के बाद इंटीजर नामकरण करते चले गए, वो सब जाने पहचाने थे। तो ये एक नया सिस्टम आया, तो इसको एक नया नाम दिया गया a+ib और क्या कहा गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आपसे कहा कि जनरली z से डिनोट करते हैं, तो z इक्वल टू a+ib। और ध्यान रहे ये जो प्लस साइन है ये एडिशन वाला प्लस साइन नहीं है, ये लिखने का एक तरीका बनाया गया। क्या किया गया? लिखने का एक तरीका बनाया गया कि भाई इस तरह से लिखेंगे। जैसे वेक्टर को तरीका बनाया गया कि भाई वेक्टर पे ऐसे एरो लगा देंगे, ऐसे ही छोड़ सकते थे, एकदम छोड़ सकते थे, तो फिर दिक्कत होती है कि ये कौन वाला ए है। तो उसी तरीके से एक नया सिस्टम लिखने का तरीका बनाया गया कि भाई इस तरह से लिखेंगे। ए और बी अभी भी वही पुराने वाले रियल नंबर हैं जो 10th में पढ़े थे। आई एक नया मेंबर आया, आई का फुल फॉर्म होता है आयोटा और आयोटा की वैल्यू होती है √-1, है ना। और तो ये बात, अब हम लोग अपनी हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। ए को हमने कहा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज ए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। लेकिन हम लोग हर चीज का शॉर्ट फॉर्म लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसको अपन लोग लिखते हैं RE⁻Z। कितना लिखेंगे? RE⁻Z और पढ़ेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। सिमिलरली बी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z और इसको IM⁻Z कहेंगे। तो अब सर क्या ए बी फिक्स्ड है? कोई जरूरी थोड़ी, a+ib। तुम्हारा मन करता है c+id लिखो, तुम्हारा मन करता है x+iy लिखो। तो कुल मिलाकर के कॉम्प्लेक्स का ये जनरल फॉर्म है। तो क्या रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। खैर अभी बात करेंगे भी। तो रियल पार्ट को ऐसे लिखते हैं, तो ये लिखने का तरीका, तो अगर कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा मिल जाए रियल पार्ट ऑफ z प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये अभी हमने केवल बात क्या की, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, बीच में उसकी हिस्ट्री, क्या क्या जरूरत, और बहुत बातें कर सकते हैं हम लोग, घंटों बातें कर सकते हैं। और आप जल्दी ही, अभी तो मैथमेटिक्स यहाँ पर बात करने के बाद फर्स्ट ईयर जब आप कहीं बीटेक या कहीं भी जाओगे तो फर्स्ट ईयर में देखोगे इसके यूज यहीं से मिलने शुरू हो जाएंगे। खैर, तो हमको अपना सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म को कहते हैं, ए रियल पार्ट कहलाता है, बी इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। जनरली हम z से डिनोट करते हैं और ये शॉर्ट नोटेशन है। और इस डेफिनेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन एल्जेब्रिक फॉर्म। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इन एल्जेब्रिक फॉर्म। तो इसे हम एल्जेब्रिक फॉर्म कहते हैं। एक और फॉर्म डेफिनेशन लिख लीजिए, और इस बार हम नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है, लिखते चलिए। एन ऑर्डर्ड पेयर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी, डेफिनेशन लिख रहे हैं तो अच्छा, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर can be defined, any complex number can be defined as an ordered pair a comma b, as an ordered pair a comma b, where a is known as real part of complex number and b is known as imaginary part of complex number. Any complex number can be defined as an ordered pair a comma b. Any complex number can be defined as an ordered pair a comma b, where a is known as real part of complex number and b is known as imaginary part of complex number.
वैसे जहाँ तक उम्मीद है आप सीक्वेंस सीरीज कर चुके हैं, कर रहे होंगे और खैर 10th में पढ़ करके आए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? अगर केवल कहते पेयर ए कॉमा बी और ऑर्डर्ड पेयर में फर्क क्या है? तो अगर हम पेयर ए कॉमा बी कहते तो तुम्हारी मर्जी चलती। क्या मर्जी चलती? तुम कभी ए कॉमा बी लिखते और कभी बी कॉमा ए लिखते और तुम लिख के चले जाते, हम तुमको ढूंढते फिरते कि भैया ये बी क्या है। लेकिन जैसे ही डेफिनेशन में आपने कहा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, मतलब आपने ए का जो नाम रखा आप तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पहला मेंबर हमेशा रियल पार्ट होगा, दूसरा मेंबर हमेशा आप लिख करके चले गए, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहला मेंबर रियल पार्ट कहलाएगा, दूसरा मेंबर इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। और ऑर्डर्ड पेयर देख करके आपको किस बात की याद आई? कोऑर्डिनेट की बात याद आई। इसलिए इस फॉर्म को हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी कहेंगे और जब कभी जरूरत पड़ेगी तो कोऑर्डिनेट फॉर्म भी कहेंगे। क्यों? x, y बात करेंगे हम लोग आगे, अभी नहीं। अभी डेफिनेशन लिख लिए, a रियल पार्ट कहलाता है, b इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और इसको आप z इक्वल टू a, b लिख सकते हैं। और ये z इक्वल टू a प्लस IB, ये आपका कौन सा फॉर्म? एल्जेब्रिक फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म या कोऑर्डिनेट फॉर्म या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, जो अच्छा लगे। तो जब कभी जरूरत पड़ेगी तो यहां से हम ऐसे लिख लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो यहां से ऐसे लिख लेंगे। ये जब हम लोग को जरूरत पड़ेगी तब। डेफिनेशन देख लिए तो a रियल नंबर है, हमारा जाना पहचाना दोस्त है, b रियल नंबर है, हम जाने पहचाने, i एक नया नोटेशन आया है। तो i के बारे में हम लोग बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में फिर वापस आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम, क्योंकि a और b हमारे जाने पहचाने लोग हैं, रियल नंबर की डेफिनेशन पता है वगैरह वगैरह सब, a और b रियल है। i नई बात आई तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं अब इंटीग्रल पावर्स ऑफ i। इंटीग्रल पावर्स ऑफ i, तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ i, तो भाई i की वैल्यू क्या थी? i की वैल्यू √-1 थी। इसी का इस्तेमाल अपन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो i की पावर 1 इज i टू पावर 2, इसको स्क्वायर करो तो i स्क्वायर इक्वल टू -1, तो i स्क्वायर -1 और i टू पावर 3, i से मल्टीप्लाई करो तो -3, i टू पावर 4 1, i टू पावर 5 i टू पावर 6 -1, i टू पावर 7 -i टू पावर 8 1। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो आप देखोगे i टू पावर 9 i टू पावर 10 -1, i टू पावर 11 i टू पावर 12। मतलब i की अगर आप पावर देख रहे हैं तो हर 4 पावर के बाद वैल्यू रिपीट कर रही है, हर 4 पावर के बाद वैल्यू रिपीट कर रही है। तो यहां पर अगर आप देखें, और एक प्रॉपर्टी जो हम लोग ने यहां पे देखी, एक प्रॉपर्टी हमने देखी कि हर 4 पावर, i की पावर 4, i की पावर 1 4 ऐड कर दीजिए, i टू पावर 5 4 ऐड कर दीजिए, हर 4 पावर कॉन्सेक्यूटिव पावर के बाद वैल्यू रिपीट कर रही है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको अभी हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो हमने बोली कि 4 के बाद रिपीट कर रही है, इसको लेकिन अभी लिखेंगे नहीं क्योंकि इसको लिखने के। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह लिख भी सकते हैं और लेकिन इसका यूज करने के लिए भी लिखेंगे कि 4 पावर के बाद रिपीट कर रही है। ऐसे प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे याद हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर को ऐड करो किसी भी, i टू पावर 5, i टू पावर 6, i टू पावर 7, i टू पावर 8, कितना? i कैंसिल 0। तो सम ऑफ any 4 consecutive power of I will be 0।
मतलब किसी ने आपसे कहा i टू पावर 2001 प्लस i टू पावर 2002 प्लस i टू पावर 2003 प्लस i टू पावर 2004, आप सीधे सीधे, है ना। एक तो ये प्रॉपर्टी कि किन्हीं चार कॉन्सेक्यूटिव पावर का सम 0 होगा, और जो पहली प्रॉपर्टी लिखी थी कि 4 के बाद रिपीट कर रहा है, इससे हम लोग जैसे i टू पावर n हमको दे दिया, तो i टू पावर किसी ने हमको दे दिया 2019, तो अब हम क्या करेंगे, फौरन 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड, कितना रिमाइंडर बचा, 3। तो हम लोग देखेंगे 3 रिमाइंडर पे कितना बच रहा है, -1, तो सीधे वैल्यू माइनस -1 कहाँ बच रहा है, जब रिमाइंडर थे। इसी का अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम की अगर i टू पावर n है और n बिलोंगिंग टू 4n प्लस 3, ये n भी इंटीजर है और ये भी स्मॉल n भी इंटीजर है, 4n प्लस 1 लिखते हैं। अच्छा, ये कोई आप जो देख रहे हैं, आप स्टॉप द वीडियो एंड थिंक योर ओन कि n बिलोंगिंग टू 4n प्लस 1 का मतलब क्या है। n बिलोंगिंग टू 4n प्लस 1 का मतलब क्या है। 6 मिनट हो गया। तो n बिलोंगिंग टू 4n प्लस का मतलब रिमाइंडर थ्योरम से है कि अगर आप कैपिटल N को 4 से डिवाइड करते हैं तो स्मॉल n आपका कोएफिशिएंट होगा और 1 रिमाइंडर होगा। तो कुल मिलाकर के n बिलोंगिंग टू 4n प्लस 1 का मतलब कैपिटल N को 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना, 1। तो रिमाइंडर जब 1 बचता है तो कितनी वैल्यू होती है, i। तो अगर पावर 4n प्लस 1 फॉर्म में है, मतलब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो वैल्यू i होगी। और अगर रिमाइंडर 4n प्लस 2 का मतलब रिमाइंडर 2 बचता है तो वैल्यू -1 होगी। और अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो वैल्यू -i होगी। और अगर रिमाइंडर 4 नहीं कहते हैं, अपन बोलते हैं अगर डिविजिबल है तो बोलते हैं कि रिमाइंडर 0 बचा। तो अगर रिमाइंडर नहीं बचा मतलब डिविजिबल है तो +1। तो अगर डिविजिबल है तो +1। तो हम लोग ने एक तो ये कि i टू पावर n की जहां भी हमें वैल्यू निकालनी होगी हम इसको ओरली यूज करेंगे, चाहे स्कूल का क्वेश्चन हो, चाहे जेईई मेन या एडवांस, जहां कहीं जरूरत पड़ेगी i टू पावर का इस्तेमाल हम ओरली करेंगे। कोशिश करेंगे पेन ना चलाना पड़े, दिमाग में ही 4 से डिवाइड कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी कहीं तो। और पहली प्रॉपर्टी थी कि 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर का सम 0 होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी करते हुए आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करिए पहले। तो पहला क्वेश्चन करते हैं i की पावर पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ i टू पावर 351 प्लस i टू पावर 352 प्लस i टू पावर 353 प्लस i टू पावर 354 अपॉन i टू पावर 341 प्लस i टू पावर 342 प्लस i टू पावर 343 प्लस i टू पावर 344। स्टॉप द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व, टेक मैक्सिमम 1.5 मिनट। तो क्वेश्चन क्या है, i टू पावर 351 प्लस i टू पावर 353, थोड़ा सा चेंज है, प्लस i टू पावर 355 प्लस i टू पावर 357 अपॉन i टू पावर 341 प्लस i टू पावर 343 प्लस i टू पावर 345 प्लस i टू पावर 347। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर में i टू पावर 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहां कितना बचेगा, i टू पावर 341, i टू पावर 343
I to power 345 plus I to power 347 upon I to power 341, I to power 343, I to power 345, I to power 347। ये और ये कैंसल, और I to power 10 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 2 माइनस 1 अपॉन I की वैल्यू फाइंड 1 अपॉन I। तो जनरली ये स्कूल में एक नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, तो बाकायदा बनाइएगा इनटू I अपॉन I, मींस I अपॉन I स्क्वायर दैट इज माइनस I। और बाकी जे मेन या एडवांस के लिए अपन ये याद रखेंगे कि 1 अपॉन, कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली 1 अपॉन I एज अ माइनस I, 1 अपॉन I एज अ माइनस I। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड या इवेल्युएट n इज इक्वल टू 1 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 13 I to power n plus I to power n plus 1 where I is equal to under root minus 1, where I is equal to under root minus 1। Stop the video and try to solve your own। हाँ, तो भाई साहब IT को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, और जो n इक्वल टू यहाँ n लिखा होता है वो सिग्मा का वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर n सिग्मा के लिए वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। तो n इक्वल टू 1 to 13 I to power n कॉमन ले लिए तो 1 प्लस I। अगर सर न लेते कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं था कि कॉमन लेते ही, लेकिन कॉमन लेने से तुमको समझाने के लिए हम लिख रहे नहीं तो ओरली खत्म हो जाता। अब सिग्मा के लिए ये ब्रैकेट कांस्टेंट की तरह हो गया 1 प्लस I, तो 1 प्लस I आ गया बाहर, n इक्वल टू 1 to 13 I to power n। अब सिग्मा एक्सपेंड करो, और ये जो 3 लाइन तुमको दिखा रहे हैं ये तो खैर लिखने के लिए दिखा रहे हैं, वरना ये तुम्हारे दिमाग में ओरली चल रही होगी। तो n की वैल्यू पहले पुट की 1 प्लस n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 12, n की वैल्यू 13, यहां तक की वैल्यू 0, सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर से, और I टू पावर 13 I, तो 1 प्लस I प्लस I स्क्वायर I माइनस। नोट करिए फटाफट जल्दी से। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोग ने नेक्स्ट हेडिंग दी, लेकिन अब चलिए अच्छा नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके पहले अगर एक m रियल नंबर है और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जैसे आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ चुके होंगे, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो भी जाता है। तो अगर दो, एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनका सारा ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस केवल डिवीजन की वही शर्त होती है, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनका सब कुछ वैलिड है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर ऐड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। एक रियल नंबर, तो अगर रियल नंबर m की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 4 प्लस 5i है, तो 2z कितना हो जाएगा 8 प्लस 10i, 8 प्लस 10i, सिंपली अलजेब्रा की तरह। तो ये तो एक बात ओरल हो गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, z1 a1 प्लस ib1, z2 a2 प्लस ib2, z1 a1 प्लस ib1, z2 a2 प्लस ib2। तो एडिशन सिंपली अलजेब्रा फॉलो करता है,
अलजेब्रा क्या कहता था, याद करिए, अलजेब्रा कहता था सेम जो लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते थे, और अगर लाइक नहीं है तो बीच में प्लस साइन रहता था। तो यहाँ पर हम लोग Z1 प्लस Z2 में रियल पार्ट को लाइक पार्ट कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी का लाइक पार्ट कहेंगे। तो रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो ये आपका एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन तो खैर Z1 माइनस Z2, रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो अगर आपसे कहा जाए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 निकालो, तो बोलो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना? A1 प्लस A2, दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो फिर रियल पार्ट लो, या पहले रियल पार्ट को ऐड कर लो, दोनों सेम होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, B1 प्लस B2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ, मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो फिर इमेजिनरी पार्ट लो, या पहले इमेजिनरी पार्ट ले लो फिर ऐड करो, दोनों सेम होता है। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंपली फॉलो अलजेब्रा, सिंपली फॉलो अलजेब्रा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो इसे मिटा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में अपन लिखते हैं Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। अलजेब्रा भी सॉरी मल्टीप्लिकेशन भी अलजेब्रा फॉलो करता है। अलजेब्रा का मतलब सब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A1 मल्टीप्लाई हुआ A2 के साथ प्लस I A1 B2 प्लस I B1 A2 प्लस I स्क्वायर B1 B2। I स्क्वायर की वैल्यू -1, और हम लोग ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हम लोग हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन में छोड़ते हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन का मतलब ये फॉर्म, रियल पार्ट सब एक साथ प्लस I टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। और कई बार ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 4 नंबर में स्कूल में मिल जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए रियल पार्ट Z1 Z2 कितना होगा, तो अब यहां पर ये नहीं कह सकते हैं रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2, ये नहीं होगा। क्यों? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना है? A1 A2 माइनस B1 B2 है, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। तो कई बार आपको दिया जाएगा कि प्रूव दैट इफ Z1 and Z2 are two complex number, then real part of Z1 Z2 is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus, तो इतना शो करना पड़ेगा, स्कूल में ही आएगा। सिमिलरली अगर आपसे डायरेक्ट लिख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 A1 B2, A1 का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी कोई नई बात हमें नहीं सीखने को मिली, मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं डिवीजन की, और फिर डिवीजन थोड़ा सा अलग होता है। डिवीजन यहां पर थोड़ा सा अलग होता है, तो खैर वो वाली प्रॉपर्टी
अच्छा, जितनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सारी बातें भैया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहे हैं, और डिवीजन में भी जो प्रॉपर्टी हो गई है वो सब फॉलो करें, याद रखिएगा। तो Z1 अपॉन Z2 या Z2 अपॉन Z1, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 2 अलग अलग होता है, तो वैसे यहाँ भी तो Z1 अपॉन Z2 का मतलब A1 प्लस IB1 अपॉन A2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है फाइनली A प्लस IB का फॉर्म लिखा जाए, डिनोमिनेटर में रियल फॉर्म रहे, I न्यूमरेटर में ही रहे। तो इसलिए इसके डिवीजन करते वक्त जो डिनोमिनेटर में होता है वो आपके 10th वाली लैंग्वेज से बता रहे हैं पेयर। जैसे आप 2 प्लस रूट 3 होता था, 2 माइनस रूट 3 को पेयर कह देते थे, है ना। तो A2 प्लस IB2 का पेयर क्या कहोगे? A2 माइनस IB2। खैर अब ये हटाते हैं, तो 10th की याद के लिए पेयर कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ नया नाम देते हैं कॉन्जुगेट। प्लस I को माइनस I से रिप्लेस कर दो, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसे कॉन्जुगेट कहते हैं, और हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानो कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। जो डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवीजन में भी मल्टीप्लिकेशन, अब न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A1 A2 माइनस I A1 B2 प्लस I B1 A2 माइनस I स्क्वायर B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर B2 स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। I स्क्वायर की वैल्यू -1 और रियल पार्ट के साथ कलेक्ट किए, A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस I टाइम्स A1 A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसको जो सिंप्लीफाई करके लाते हैं वो आपका डिवीजन कहलाता है। और जो डिवीजन की शर्तें रियल नंबर में थी वही शर्तें यहाँ भी फुलफिल होंगी, अलग से कुछ नहीं होगी। जितनी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी थी वो सब फॉलो करेंगे। तो आगे बढ़ते फिर हम लोग। तो ये अलजेब्रा देखने के बाद एक बात और कर लेते हैं, वैसे पहले कर लेनी चाहिए थी, और फिर हम लोग जो है इस पे कुछ क्वेश्चन करें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस IB गिवन है तो दो टर्म और कई बार यूज किए जाते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। दो टर्म और यूज किए जाते हैं, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। तो इफ A that is real part of Z is equal to 0, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, if A is equal to real part of Z is equal to 0, then Z is known as purely imaginary। अगर रियल पार्ट 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कहलाता है। अगर B that is imaginary part of Z 0 है, then Z is known as purely real। इसलिए हम एवरी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हैं, प्योरली रियल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, रियल पार्ट भी 0 है। तो जब भी कभी
बात आए प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट 0, प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0। तो जब भी कहीं टर्म ये यूज होंगे तो ये हम लोग देखेंगे। बाकी सारे मतलब पावर 2 पावर 3 के सारे फार्मूले, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चूंकि सिंपली अलजेब्रा फॉलो करता है इसलिए सारे फार्मूले यहाँ भी यूज होंगे। z1 प्लस z2 होल क्यूब भी z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर प्लस z2 क्यूब होगा। बाकी अब कहीं कोई टेंशन नहीं है, सिंपल ब्रैकेट में जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता रहेगा तब तक सारी बातें फॉलो करेगा। हैं जी? ओके जी, ठीक है जी। तो एक ओरल सा क्वेश्चन, इफ z1 is equal to 3 plus 2i, z2 is equal to 4 minus 6i, find 6z1 plus 2z2, 4z1 minus 3z2, z1 plus z2 whole cube, z1 minus z2 upon z1 plus z2। फटाफट इवेलुएट करिए। तो आइए देखते हैं z1 6z1, तो 18 plus 12i plus 8 minus 12i 26 प्योरली रियल। 4z1 12 plus 8i minus 12 plus 18i 26i। z1 plus z2 7 minus 4i whole cube, a plus b whole cube a cube minus 3 into a square into b plus 3 into a into b square minus b। 7 cube 343 minus 7 square into 3 into 4 into i minus 4i square, i square की वैल्यू माइनस 1, i क्यूब की वैल्यू माइनस i, तो ये प्लस 4। एंड इसका आगे आप प्रोसीड करिए, कैलकुलेट करिए। तो ये आपका कैलकुलेटिव ये हो करके आया। डिवाइड करना है तो पहले ये निकाले, अब जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए, सिंपलीफाई आप आगे कर लीजिएगा। तो ये बात हुई। दो बातें और स्कूल में कई बार पूछ लिया जाता है एक नंबर का, कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको z दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो याद करिए एडिटिव इनवर्स किसे कहते थे? z अगर z1 है तो प्लस z2 अगर 0 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अगर 0 है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाता था। तो इसका मतलब एडिटिव इनवर्स निकालना है तो ये हो गया। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 होता था तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता था। तो आपको क्वेश्चन दे देगा z इक्वल टू 5 माइनस 12i, क्या दे देगा? 5 माइनस 12i। एडिटिव इनवर्स तो कम देता है, बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए एक नंबर का। तो जरा निकाल के दे दीजिए फटाफट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन z, 1 अपॉन 5 माइनस 12i इंटू 5 प्लस 12i अपॉन 5 प्लस 12i, दैट इज 5 प्लस 12i अपॉन 169, या 5 बाई 169 प्लस 12 बाई 169i। ये आपका इन जनरल स्कूल में जेईई मेन एडवांस में इतना टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1, z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? तो लिख लीजिए, two complex number are known as equal complex number if
रियल पार्ट ऑफ Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर कहलाएंगे जब दोनों शर्तें फुलफिल होंगी। अगर दोनों शर्तें फुलफिल नहीं होती हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होंगे। तो A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2। अब यहीं पर ये तो नोट कर लिया, अभी क्वेश्चन करेंगे। यहीं पर एक बात और करते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे फॉर एग्जांपल Z1 है 7 + 5i और Z2 है 2 + 3i, अब वैसे दोनों बराबर नहीं है तो बड़ा कौन होगा? तो नोट करके लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स समाज में ऊंच नीच नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स समाज में या तो बराबर हैं या बराबर नहीं, उसके बाद फिर नहीं आएगा कि हम श्रेष्ठ तुम। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर नहीं होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। बड़े छोटे की प्रॉपर्टी या इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती है। इधर दे आर इक्वल और दे आर नॉट इक्वल। तो पहला क्वेश्चन ये आपको एक नंबर का स्कूल या दो नंबर का मिल जाएगा। फाइंड x एंड y इफ x + iy into 2 - 3i = 4 + i। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का पहले सिंप्लीफाइड वर्जन लाएंगे और फिर कंपेयर कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हो, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लो या इसको ऐसे लिख लो, ये तुम्हारी मर्जी। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहां से मल्टीप्लाई करो 2x + 2iy - 3ix - 3i² y = 4 + i। 2x + 3y + i 2y - 3x = 4 + i। रियल पार्ट के बराबर 2x + 3y 4, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। नाउ दीज आर टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉल्व बोथ ऑफ देम। तो यहां से आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, ये मेथड। दूसरा यहां से आप करोगे तो ये मेथड आपका सेकंड मेथड होगा। तो 4 + i × 2 + 3i / 13। लेकिन कैलकुलेशन इसमें ही कम है, इसमें भी। लेकिन ऐसा नहीं, यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, देखिए यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये भले हमने ओरली लिख दिया a + b × a - b, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। 8 और 8 - 3 5/13 और प्लस 12i प्लस 14/13i। आप कैलकुलेट करिएगा, हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। तो इस फॉर्म का फायदा ये हुआ कि आपको ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी पड़ी। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, इसमें आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी। मेथड लगभग दोनों बराबर ही है। तो इस क्वेश्चन के बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी इसमें भी यूज करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरली ये आपको इस आईटी में खैर आया हुआ है, जेईई मेन में भी मिल सकता है, और ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस में दिया है, तो 4 या 6 नंबर के फॉर्म में स्कूल में भी मिल जाता है। क्वेश्चन क्या है? इफ x + iy power 1/3 = a + ib, prove that 4 × a² - b² = x upon a + y upon b। प्रूव दैट में अगर आप देखो तो कुछ भी i का फॉर्म नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दिमाग में जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स है, राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी। अब इक्वल तो तब कंपेयर करेंगे जब दोनों तरफ, तो ये जो रेडिकल पावर है पहले इसे खत्म करेंगे, तो पहले क्यूब करेंगे और सिंप्लीफाई करके कंपेयर करके उसी के आगे फिर प्रोसीड करेंगे। तो जरा देखिए, स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 2 मिनट, देन कम बैक। तो सबसे पहले हम लोग ने इस स्टेटमेंट को लिया
क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। क्यों ऐसा किए, कंपैरिजन के लिए। x प्लस आई वाई ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड सो ऑन। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, 3a स्क्वायर b इंटू आई प्लस 3a इंटू दिस तो आई स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आई क्यूब बी क्यूब माइनस आई बी क्यूब, आई क्यूब माइनस आई। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कनेक्ट किए, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब आई। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन स्टेटमेंट का हमारा सिंपल फॉर्मेट में आ गया है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग, रियल पार्ट विद रियल पार्ट, a क्यूब माइनस 3a, लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट इज x, राइट हैंड साइड दिस इज रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें कहां जाना है, x अपॉन a लाना है और y अपॉन b, इन दोनों का स्टेटमेंट यूज करके हमको यहां जाना है। इस बात का ख्याल रखते हुए यहां से x अपॉन a निकाले और यहां से y अपॉन b निकाले। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस y अपॉन b। इट इज इट डाउन टू प्रूव। तो इस क्लिप में इतना ही। अभी इक्वलिटी पे और क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी हो सकता है कुछ और क्वेश्चन ले, लेकिन नेक्स्ट क्लिप में। तो एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले अंडर रूट एक्स इंटू वाई, क्या अंडर रूट एक्स इंटू वाई अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई लिख सकते हैं? अरे सर याद एकदम लिख सकते हैं, पूरा यूज करते हुए हम लोग बहुत बार यूज किए हैं। अंडर रूट 18 कैन बी रिटन एज जैसे मर्जी है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 9 3 रूट 2। सोचिए, जरा सोचिए फटाफट जल्दी से, यथाशीघ्र करो, स्टॉप द वीडियो एंड सोचिए और फिर वापस आइए। हाँ जी, तो बंद कर देते हैं। तो ये इन जनरल इक्वल नहीं होता है और इस पे क्वेश्चन फ्रेम भी किए जा चुके हैं। क्या शर्त होती है? शर्त होती है कि ये जो है स्क्वायर रूट अलग अलग होने के लिए शर्त होती है कि कम से कम एक पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव हो बढ़िया बात है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो भी ठीक है, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। और खैर दो एटलीस्ट वन शुड बी पॉजिटिव और जीरो भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा बोथ शुड नॉट, क्योंकि जीरो छूट रहा है, बोथ शुड नॉट बी नेगेटिव। दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। क्यों, आइए देख लेते हैं। अब हमें पढ़ा है, इसलिए 10th में आप लोग को ये प्रॉपर्टी नहीं बताई गई थी क्योंकि तब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था और ऐसा नहीं कि वहां। तो अब अगर आप लिखे -2 इंटू -3, तो अगर इसी को केवल डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर ले तो माइनस माइनस +6, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया इससे, और -√2 इंटू -3 इक्वल कर दिए -√2 -√3। अब ये आपका आ गया 2i
सॉरी √2i। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़कर क्या है, अंडर रूट -1 कितना होता है i, और -√3 कितना हो गया अंडर रूट 3i। तो नाउ ये अंडर रूट 6 i² हो गया, -√6 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड √6 राइट हैंड। तो ये दोनों अलग अलग होने के लिए दोनों निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर दोनों निगेटिव है तो अलग अलग नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इस पे क्वेश्चन करते वक्त ख्याल रखिएगा डोमेन का, कि इस बात का वैलिडिटी का कि आप स्क्वायर रूट दोनों अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में जहां भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और नहीं पड़े तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो अभी तक आप ये अलग अलग करते चले आ रहे थे एकदम, वहां पे अब आपकी थोड़ी सी ब्रेक लगेगी।